हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मैं श्रीकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एसी मोटर के बारे में बता चुके हैं कि एसी मोटर क्या है। तो वह मोटर जो एसी सप्लाई पर कार्य करती है उसे हम एसी मोटर कहते हैं। और जो हमारी एसी मोटरें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो सिंगल फेज की होती हैं और दूसरी हमारी पॉली फेज की होती हैं, जिससे हम लोग थ्री फेज के रूप में जानते हैं। एक बात आप जानिएगा, जितनी भी एसी मोटरें होती हैं उन मोटरों को स्टार्ट होने के लिए या चलने के लिए या यूं कहें कि कार्य करने के लिए कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है। कितने फेजों की आवश्यकता होती है? कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है। जबकि हम चर्चा कर रहे हैं किस मोटर के ऊपर? तो जबकि हम चर्चा कर रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। किसके बारे में? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो यहाँ पर बात आई सिंगल फेज की, और अभी आपको हम बताए हैं कि मोटर को कम से कम रन करने के लिए दो फेज की आवश्यकता होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे सिंगल फेज की मोटर होती है उस मोटर को वर्क कराने के लिए, काम कराने के लिए या यूं कहें कि स्टार्ट करने के लिए कम से कम उसे दो फेज की आवश्यकता होगी। कितने फेज की आवश्यकता होगी? दो फेज की आवश्यकता होगी। और हम सप्लाई कितने फेज की देते हैं? तो हम सप्लाई देते हैं सिंगल फेज की। सप्लाई किस फेज की देते हैं हम लोग? तो सिंगल फेज की हम लोग सप्लाई देते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे सिंगल फेज के मोटर होते हैं उन सिंगल फेज के मोटर में हम लोग दो प्रकार की वाइंडिंग की स्थापना करते हैं। एक जो हमारी है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, दूसरी हमारी जो होती है कि रनिंग वाइंडिंग होती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्ट करना और रनिंग वाइंडिंग का काम होता है मोटर को रनिंग पीरियड में रखना। जबकि हम पॉली फेज की बात करें या थ्री फेज की बात करें तो पॉली फेज या थ्री फेज के मोटर में हमारी केवल एक ही वाइंडिंग होती है और वह वाइंडिंग होती है हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है। और जितने भी हमारे थ्री फेज के मोटर होते हैं वो सिर्फ स्टार्टेड होते हैं, और जितने भी हमारे सिंगल फेज के मोटर होते हैं वह स्वतः चालू नहीं होते, यानी कि सेल्फ स्टार्टेड नहीं होते हैं। उन्हें स्टार्ट करने के लिए हमें मोटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग की स्थापना करनी पड़ती है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारे सिंगल फेज मोटर होते हैं वह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में अधिक मात्रा में करते हैं। उन 5 प्रकार के मोटरों में जो मेरा पहला मोटर आता है, इस मोटर को हम लोग कहते हैं स्विफ्ट फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो जो मेरा स्विफ्ट फेज इंडक्शन मोटर है, इस मोटर में जो हमारा ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में हमने दो प्रकार की यहाँ पर वाइंडिंग का जिक्र किया है। एक जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जो हमारी दूसरी वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। तो जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है यह पतले तार की और कम तन की होती है, और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है यह मोटे तार की और अधिक तन की होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग है पतले तार की है और कम टर्न की है। तो पतला जो वायर होगा तो जाहिर सी बात है कि पतले वायर में जो रेजिस्टेंस होता है वो अधिक होता है और जो इंडक्टेंस होता है वो कम होता है। जबकि मोटे तार में जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जो मेरा इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ पर दोनों डिफरेंस देखिएगा, ये मोटा है एक पतला है। तो जो पतला होगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो मोटा होगा वो रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या है? तो मोटर को स्टार्ट करना। रनिंग वाइंडिंग का काम क्या है? तो मोटर को चालू रखना। क्लियर? और यहाँ पे आप जो बीच में जो आप ये तीसरा पार्ट देख रहे हैं, यह पार्ट मेरा कौन सा हो गया? तो यह पार्ट मेरा हो गया रोटर। तो मोटर में हमारे दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेटर, और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं रोटर। तो जो स्टेटर होता है वह मोटर के अंदर स्थिर रहने वाला भाग है, और उस स्टेटर में हम लोग क्या करते हैं? उस स्टेटर में हम लोग वाइंडिंग की स्थापना करते हैं। जो मेरा रोटर होता है वह रोटर मोटर के अंदर का घूमने वाला भाग होता है, और रोटर आपके कई प्रकार के होते हैं, और इस रोटर के आधार पर भी हम लोग मोटर का जो है कि वर्गीकरण या नाम दे देते हैं। तो जो मेरा रोटर है या मोटर के अंदर घूमने वाला भाग है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो मेरा रोटर है या मोटर के अंदर घूमेगा कैसे। तो जब हम लोग यहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने के फलस्वरूप यहाँ पर जो मेरी एसी सप्लाई है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी जाती है और रनिंग वाइंडिंग में भी जाती है। यहाँ से हमने सिर्फ सप्लाई दिया तो सप्लाई जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी जाएगी और रनिंग वाइंडिंग में भी जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारी सप्लाई स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाती है और रनिंग वाइंडिंग में जाती है तो जाने के बाद क्या होता है? तो जैसे ही हमारी सप्लाई इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाती है तो जाने के फलस्वरूप इस स्टार्टिंग वाइंडिंग
के चारों तरफ आपके मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से फ्लक्स उत्पन्न होते हैं आपके? तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। इतना बात याद रखिएगा कि हम किसी भी वायर में से जब सप्लाई को प्रवाहित कराते हैं तो उस वायर के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस वायर के चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। और यह मैग्नेटिक फ्लक्स किस प्रकार का होगा? तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेरा होगा वो कैसा होगा? तो वह परिवर्तित प्रकार का होगा, यानी घूमने वाला प्रकार का होगा। तो सप्लाई देने के फलस्वरूप हमारे इस स्टार्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं और साथ में हमारे इस रनिंग कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। अब दोनों में भिन्नता क्या है? तो देखिएगा, जो यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग जो कॉइल है और यहाँ पर जो मेरा रनिंग कॉइल है, इसमें भिन्नता यही है कि एक जो है मेरा पतले तार का है, दूसरा मेरा क्या है? मोटे तार का है। तो पतला और मोटा होने के कारण, यानी कि पतला और मोटा होने के कारण पतले जो वायर होगा तो पतला वायर का जो मेरा इंडक्टेंस होगा वो कम होगा और मोटे वायर का जो इंडक्टेंस होगा क्या होगा? वो अधिक होगा। अब यहाँ पर दो प्रकार के वायर होने के वजह से यहाँ पर जो मेरे चुंबकीय फ्लक्स होंगे दोनों के, यानी कि दोनों कॉइल के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे उन दोनों प्रकार के चुंबकीय फ्लक्सों में थोड़ी बहुत भिन्नता होगी। क्या होगी? थोड़ी बहुत भिन्नता होगी। क्या होगी? थोड़ी बहुत भिन्नता होगी। अब थोड़ी बहुत भिन्नता हम क्यों करेंगे? तो थोड़ी बहुत भिन्नता हम इसलिए करेंगे क्योंकि अभी आपको बताएं कि जितने भी हमारे मोटर हैं वो कभी भी सिंगल फेज पे नहीं चलते हैं। मोटर को चलाने के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। तो हम करते क्या है कि हम यहाँ पर 2 प्रकार की वाइंडिंग की स्थापना करके जो हमारे फेज हैं सिंगल फेज में क्या करते हैं? डबल फेज में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो एसी सप्लाई होती है वो इस प्रकार से कार्य करती है। क्या करती है? इस प्रकार से हमारी जो एसी सप्लाई है वो चलती है। इस प्रकार के हमारी जो एसी सप्लाई है क्या करती है? साइकिल का निर्माण करती है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारा करंट भी है और वोल्टेज भी है। क्या है? करंट भी है और हमारा वोल्टेज भी, यानी कि दोनों यहाँ पर साथ साथ चल रहा है। यहाँ बात समझ आ रही है? करंट और वोल्टेज दोनों क्या है? दोनों यहाँ पर साथ साथ चल रहा है। अब जैसे हम मान के चलिए कि जैसे हमारी जो सप्लाई है वो इस प्रकार से क्या करे? इस प्रकार से हमारी जो सप्लाई है वो गतिमान है, यानी कार्य कर रही है। अब जब हम यहाँ पर बल्ब लगाते हैं या रजिस्टिव लोड लगाते हैं, कौन सा लोड लगाते हैं हम लोग? रजिस्टिव लोड लगाते हैं। क्या लगाएंगे? जब हम रजिस्टिव लोड लगाते हैं तो हमारा जो करंट और वोल्टेज है वो अपने स्थान से चलता है और जहाँ पे उसको पहुंचना है उस स्थान पर यह एक साथ पहुंच जाता है। बट जैसे ही हम यहाँ पर रजिस्टिव लोड हटा करके, रजिस्टिव लोड का मतलब हो गया आपका हीटर आपका रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आपका आता है। जो आपका बल्ब हो गया, बल्ब भी आपका रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आपका आता है। अब यहाँ पर हम चर्चा किसी तरफ, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का मतलब हो गया आपका कॉइल का मतलब हो गया आपका पंखा, कॉइल का मतलब हो गया आपका मोटर। तो जो आपके पंखे हैं और आपके जो मोटर है, तो पंखे और मोटर में जब हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं तो मेरा जो करंट और वोल्टेज है अपने स्थान से एक साथ चलता है, मगर जहां पर इसको जाना है यानी किस पॉइंट पर आना है तो इस पॉइंट पर एक साथ या नहीं आता है। क्या होगा? दोनों में कुछ ना कुछ भिन्नता हो जाती है, यानी कि करंट आगे चला जाएगा या वोल्टेज, यानी करंट और वोल्टेज में से दोनों एक साथ नहीं जाते हैं, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता हो जाता है। क्या जाता है? भिन्नता हो जाती है। क्या हो जाती है? भिन्नता हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि सिंगल फेज में जो मेरा करंट और वोल्टेज होता है या बात कहें कि जो हमारी सिंगल फेज में जो हमारी वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंगों के बीच में जो हमारा जो क्या होता है, हमारा जो क्या कहेंगे, जो एंगल का जो डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक बात याद रखिएगा, सिंगल फेज में जो हमारी वाइंडिंग होती है दोनों वाइंडिंगों के बीच में जो मेरा डिफरेंस होगा वो 90 का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यदि हम लोग 2 फेज का मोटर बनाते हैं तो 2 फेज के मोटर में जो मेरा डिफरेंस होगा दोनों वाइंडिंगों के बीच में वो डिफरेंस मेरा 80 डिग्री का होगा। यदि हम लोग 3 फेज की मोटर की स्थापना करते हैं तो उनके जो वाइंडिंग होंगे उन वाइंडिंगों में 120 डिग्री का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर क्या कहें कि यहाँ पर हमारे एक स्टार्टिंग कॉइल है, दूसरा मेरा रनिंग कॉइल है। तो स्टार्टिंग कॉइल जो है या मोटे तार का है, रनिंग कॉइल है मेरा पतले तार का है। सॉरी, जो मेरा स्टार्टिंग कॉइल है या पतले तार का है और जो रनिंग कॉइल है वो मोटे तार का है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं तो ये जो मेरा कॉइल हो गया, यह कॉइल मेरा इंडक्टिव लोड का कार्य करता है। तो जब हम इंडक्टिव लोड देते हैं तो मेरा जो करंट और वोल्टेज है अपने स्थान से एक साथ चलता है, मगर जहां पर उसको जाना है वहां पर वो एक साथ वो नहीं जा पाता। फिर से एक बात देखिएगा कि यार जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से मेरा मान के चलते हैं कि यहाँ से मेरा करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहा है। इसमें मेरा करंट भी है और क्या है? मेरा वोल्टेज भी है। क्या है? मेरा करंट भी है और मेरा वोल्टेज है, दोनों।
ये सप्लाई का ये जो है एसी सप्लाई होगी, एसी सप्लाई हमारी इस प्रकार की चलती है, इसमें करंट और वोल्टेज दोनों है। यहाँ 0 डिग्री से मेरा करंट और वोल्टेज स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 360 डिग्री पर जो मेरा करंट और वोल्टेज है क्या हुआ, एक साथ यहाँ पर ये पहुंच गया। कब ये पहुंचेगा, तो यह सप्लाई जब यहाँ चलेगी और यहाँ पर आने आएगी तो एक साथ करंट वोल्टेज मेरा चौंपेगा। ये कब चौंपेगा, तो एक साथ जब चौंपेगा कि जब लोड जो होगा मेरा वो रेजिस्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोड मेरा रेजिस्टिव होना चाहिए। जैसे कि मेरा हीटर हो गया, जैसे कि मेरा प्रेस हो गया, जैसे कि मेरा बल्ब हो गया, तो बल्ब, प्रेस, हीटर ये सब कौन से लोड है, तो ये सभी आपके रेजिस्टिव लोड है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का मतलब आपका हो गया कॉइल। तो जब हम लोग कॉइल को जोड़ते हैं तो कॉइल को जोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ से करंट और वोल्टेज एक साथ चलता है, मगर दोनों यहाँ पर एक साथ नहीं पहुंचता है। दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में भिन्नता हो जाती है। तो सेम यही फंक्शन जो होता है यहाँ पर होता है। सिंगल फेज की जो हमारी सप्लाई होती है, सिंगल फेज की सप्लाई के अंदर क्या करते हैं, सिंगल फेज की जो हमारी सप्लाई होती है, सप्लाई में जो मेरा करंट है और वोल्टेज है, दोनों करंट और वोल्टेज के हम क्या करते हैं, भिन्नता उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, भिन्नता उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर भिन्नता उत्पन्न करते हैं तो हमारा जो सिंगल फेज जो सप्लाई है वो दो फेजों में क्या जाती है, बढ़ जाती है। फिर से बात याद रखिएगा कि हम लोग करते क्या है कि हम लोग दो प्रकार की वाइंडिंग की स्थापना करके हमारा जो सिंगल फेज सप्लाई हो गया, सिंगल फेज सप्लाई के अंदर हम लोग भिन्नता उत्पन्न कर देते हैं। और जैसे ही भिन्नता उत्पन्न करते हैं तो हमारा सिंगल फेज का सप्लाई क्या होता है, दो फेजों में बढ़ जाता है। क्या होता है, हमारा सप्लाई दो फेजों में बढ़ जाता है। जब ये दो फेजों में बढ़ जाता है तो बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है, इसके अंदर एक घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। कैसा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब ये घूमने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स रोटर के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है, रोटर के ऊपर पड़ता है। क्या पर किसके ऊपर पड़ता है, रोटर के ऊपर पड़ता है। जैसे ये घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमारे रोटर के ऊपर पड़ता है तो आप फैराडे का लॉ पढ़े हैं। तो फैराडे के लॉ में आपको बताया गया है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिच्छेदित करता है या काटता है, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिच्छेदित करता है या काटता है तो प्रतिच्छेदित करने के फलस्वरूप उस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। सेम फंक्शन यहीं पे होता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मेरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर मेरा स्थिर है, कंडक्टर मेरा मूव नहीं कर रहा है। ये जो दोनों हमारी वाइंडिंगें हैं, इन वाइंडिंगों के द्वारा जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपके मूव कर रहे हैं और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपके रोटर के ऊपर पड़ते हैं। और जो आपका रोटर है यह एक कंडक्टर का बना होता है। अब कंडक्टर का बना होने के कारण इस रोटर के ऊपर चुंबकीय फ्लक्स के कारण इस रोटर के ऊपर क्या होता है, इस रोटर के ऊपर ईएमएफ यानी कि सप्लाई उत्पन्न हो जाती है, सप्लाई प्रोड्यूस हो जाती है। बात समझ में आ गया। तो इस यानी कि इस कॉइल के चुंबक के कारण हमारे इस रोटर के ऊपर क्या हुआ, हमारे इस रोटर के ऊपर सप्लाई उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई, हमारे रोटर के ऊपर सप्लाई उत्पन्न हो गई। अब जब रोटर के ऊपर सप्लाई उत्पन्न हो जाती है तो रोटर के ऊपर की जो सप्लाई है वो किसी न किसी रूप में क्या होगी, खर्च होगी। क्या होगी, किसी न किसी रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगी, किसी न किसी रूप में क्या होगी, खर्च होगी। तो जो यहाँ पर हमारी सप्लाई है रोटर की, तो रोटर की सप्लाई को खर्च करना है तो रोटर क्या करता है, तो रोटर के ऊपर जो सप्लाई उत्पन्न होती है तो रोटर अपने ऊपर के सप्लाई को खर्च करने के लिए क्या करता है, मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करता है, मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बात समझने वाली है। यहाँ पर जो है हमारा कॉइल हो गया, यानी कि यहाँ पर जो मेरी वाइंडिंग हो गई, इस वाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुए और यह चुंबकीय फ्लक्स जो है हमारे रोटर के ऊपर पड़ते हैं। जब चुंबकीय फ्लक्स हमारे रोटर के ऊपर पड़ते हैं तो हमारे रोटर के ऊपर ईएमएफ यानी कि ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि हमारी सप्लाई उत्पन्न हो जाती है। तो जब हमारे रोटर के ऊपर सप्लाई उत्पन्न होती है तो यह सप्लाई मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो यह सप्लाई जो आपकी है मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी चुंबक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, चुंबक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब ये सप्लाई चुंबक के रूप में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर एक तो जो चुंबक है वो कॉइल के द्वारा उत्पन्न किया गया और जो मेरा दूसरा चुंबक है वो हम किसके ऊपर हुआ, रोटर के ऊपर क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। अब इन दोनों चुंबकों के बीच में खिंचाव होता है। क्या होता है, खिंचाव होता है और खिंचाव के कारण जो मेरा यह रोटर है घूमना प्रारंभ कर देता है। रोटर मेरा क्या करता है, घूमना यह प्रारंभ कर देता है। बात समझ आ गई। तो जैसे ही मेरा यह रोटर घूमना प्रारंभ कर देता है, क्या करता है मेरा रोटर जो है घूमना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही रोटर मेरा घूमना प्रारंभ कर देता है तो प्रारंभ करने के बाद इस रोटर की अपनी एक फुल स्पीड होगी। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा रोटर, हमारा जो मोटर हो गया, मोटर का जो स्पीड है वह कितना हो गया, 360 आरपीएम हो गया। कितना हो गया, 360 आरपीएम हो गया। तो जैसे 360 आरपीएम का लगभग 70 से यानी 70% से 80% के बीच में, 70% से लेकर के 80% के बीच में जैसे ही अपना यह स्पीड पकड़ता है
तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक आपका स्विच है। कौन सा स्विच है? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। यानी कि जो हमारा स्लिप्ड फेज मोटर हो गया, इस स्लिप्ड फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है। क्लियर? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में यह एक स्विच लगा है। इस स्विच का नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। जैसे ही हमारे मोटर का स्पीड लगभग अपने फुल स्पीड का 80% स्पीड पकड़ता है, वैसे ही जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है यह क्या करता है? हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग का सप्लाई क्या करता है? ब्रेक कर देता है। क्या करता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सप्लाई को ब्रेक कर देता है, और जो मेरा रोटर है या जो हमारा मोटर है वह केवल रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करता है। बात समझ आ गई? स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है केवल मोटर को स्टार्ट कर देना। मोटर जब स्टार्ट हो जाता है और मोटर की स्पीड हमारी 75 से 80% के समथिंग आती है फुल स्पीड की, तो जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सप्लाई को ब्रेक कर देता है, और जो मेरा मोटर है वह रनिंग वाइंडिंग पर क्या करता है? रनिंग वाइंडिंग पर यह कार्य करता है, फंक्शन करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन बनेगा वो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो जो मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, और सॉरी हाँ, जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, और जो इंडक्टेंस होगा वो कम होगा। फिर से एक बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस अधिक होगा, इंडक्टेंस कम होगा। और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब चर्चा कर लेते हैं रनिंग वाइंडिंग। तो जो मेरा रनिंग वाइंडिंग है वो मोटर क्या करता है? या मोटर को रनिंग पीरियड में रखता है। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार का और अधिक टर्न का बनाया जाता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जो इंडक्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। अब जो मेरा स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर है यह अधिकतम हाफ एचपी यानी कि 0.5 एचपी तक बनाया जाता है। आपसे कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि मेरा जो स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर है यह कितने एचपी तक बनाया जाता है? तो यह जो मोटर है आपका 0.5 यानी कि हाफ एचपी तक बनाया जाता है। दूसरी चीज कि जो मेरा स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर कितना होता है? तो स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वह 0.3 से 0.4 तक होता है। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.3 से 0.4 तक होता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर का जो यूज है वो कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं कहाँ पर? तो ग्राइंडर में। उसके बाद कहाँ करते हैं? तो उसके बाद हम लोग करते हैं बफिंग मशीन में। उसके बाद हम लोग करते हैं वॉशिंग मशीन में। उसके बाद करते हैं वुडन वर्किंग मशीन, यानी कि जो कारपेंटर है यानी कि जो बढ़ई हैं, तो बढ़ई लोग जो क्या करते हैं रंधा के रूप में जो मशीन का यूज करते हैं, कौन सा मशीन होता है? तो आपका स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर आपका होता है। उसके बाद कहाँ करते हैं? तो फ्रेम में करते हैं, और छोटे पंप इत्यादि में करते हैं। यानी कि जो मेरा स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर हो गया यह हाफ एचपी तक का होता है, और इसका जो कार्य है, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वह छोटे यानी कि जो आपके छोटे आकार के जो आपके वर्क होते हैं उन वर्कों के लिए हम क्या करते हैं? स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं। और स्लिप्ड फेज जो इंडक्शन मोटर होती है यह सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। क्या होती है? और सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। आज का जो टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे स्लिप्ड फेज मोटर हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो स्लिप्ड फेज मोटर हो गया ये 3 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। एक जो आपका टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर। जो मेरा दूसरा हो जाएगा उसे हम लोग कहेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, और जो मेरा तीसरा हो जाएगा उसे हम लोग कहेंगे कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारे 3 टॉपिक हैं, इन टॉपिक को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसे आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।